हेलो स्टूडेंट। आज साइंस का फिजिक्स का मैथ का कल पढ़ाया गया था, वीडियो अपलोड हुई हो गई। आज फिजिक्स का टर्म है, फिजिक्स का हम कुछ टॉपिक बताते हैं। तो पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि फिजिक्स में क्या क्या पढ़ाया जा चुका है। चार वीडियो बन चुकी है, आज 5वीं वीडियो फिजिक्स के बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में जो 4 वीडियो बनी है उसमें सिर्फ दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थितियां और किरण आरेख खींचकर हम बताए हैं। उसमें दोनों दर्पण था, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों, उसके किरण आरेख खींचना और खींच कर दिखाना, उसकी प्रकृति, आकार और स्थिति के बारे में सब बताया जा चुका है। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं, दर्पण सूत्र लेना है, पहला टॉपिक पढ़ना आज के दिन। दूसरा हमें आवर्धन पढ़ना है, आवर्धन क्या होता है। और तीसरा हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, वो साइन कन्वेंशन है ना, चिन्ह परिपाटी बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दर्पण सूत्र क्या है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, पहले हम जान लेते हैं कि दर्पण सूत्र में जो संकेत प्रयोग होता है वो क्या क्या होता है। तो जैसे भी हम यहाँ पे हम एक बना लेते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के पार्ट्स बताऊंगे, ये ध्रुव होता है, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है, ये अनंत होता है ना। मान लेते हैं कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, ये वस्तु रखी हुई है, इसका अगर हम किरण आरेख खींच लें तो किरण आरेख खींचना बताए हैं कैसे खींची जाती है। हम खींच कर से दिखा देते हैं, इसके टर्म को हम सिर्फ समझा रहे हैं। ठीक है, तो समांतर जो होती है वो कहाँ से जाती है, फोकस से पास होती है। जो समांतर होती है वो कहाँ से, फोकस से। ठीक है, और जो फोकस से जाती है वो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और ये दोनों किरण यहाँ पे काटती हैं, वहीं उसी प्रतिच्छेद बिंदु को जब इस पे हम परपेंडिकुलर खींच देते हैं, लंब खींच देते हैं, तो यही वस्तु का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है ना। तो सिंपल सा यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें ये जो दूरी थी, वस्तु जहाँ पे रखी थी, वस्तु से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, इसको हम कहते हैं वस्तु की दूरी। और इसको हम दर्शाते किससे हैं, u से दर्शाते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है इसको हम u से दर्शाते हैं, यानी दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी को हम u से दर्शाएंगे, स्मॉल u से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं, u क्या है, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी, ये हो गया। फिर दूसरा हमें v जानना, v क्या होता है। तो v किसी भी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की, जहां पे प्रतिबिंब बना है उस वहां से दर्पण के बीच की जो दूरी होती है, उस दूरी को हम क्या कहते हैं, v। और वो यहाँ से देखिए कहाँ बना प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब बना हुआ है, तो इस प्रतिबिंब की स्थिति और दर्पण की स्थिति के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, v से दर्शाते हैं। तो यहाँ से यहाँ की जो बीच की दूरी होगी उसको हम किससे दर्शाएंगे, v से। तो यहाँ पे याद रखेंगे v क्या है, किसी भी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, v। और यहाँ पे लिख लेंगे दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी को u और दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को v से दर्शाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक और टर्म जानना है, फोकस दूरी। और फोकस दूरी याद होगा, पहले ही हम बताए थे पहले वीडियो में कि जो फोकस होता है उस फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो फोकस यहाँ पे कहाँ है, ये फोकस है, ये क्या है, ध्रुव है। तो फोकस से ध्रुव के बीच की जो दूरी है, इसी दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, f से दर्शाते हैं। तो फोकस दूरी को हम किससे दर्शाएंगे, f से दर्शाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं f क्या है, फोकस दूरी है। ठीक है, तो ये चीजें जानने के बाद अब हम जानते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो दर्पण सूत्र, किसी दर्पण में u v f में एक संबंध होता है ना। तो उसका डेरिवेशन हमें यहाँ पे करना नहीं है, वो जो डेरिवेशन है, निगमन है, हमें यहाँ पे 10th में सिलेबस में नहीं है, वो आगे क्लास में जाएंगे 11th में, तो वहाँ पे करना होगा। यहाँ पे सिर्फ हम सूत्र लिख देते हैं, जो संबंध, उस संबंध को बता देते हैं, उसको याद कर लेंगे, उसी संबंध का प्रयोग करके, उसी संबंध का हमें यूज करके फिर आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो UVF में एक संबंध होता है, उसी संबंध को हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं, मिरर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो संबंध क्या होता है, याद कर लें,
1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये संबंध होता है तीनों में। इसमें u v f में ये संबंध है। इस संबंध को हम अगर याद रखते हैं, इस रिलेशन को याद रखते हैं, तो यह रिलेशन क्या कहलाता है? दर्पण सूत्र कहलाता है। ठीक है, इसमें याद रखेंगे f क्या है? फोकस दूरी। v क्या है? प्रतिबिंब से दर्पण के बीच की दूरी है। u क्या है? वस्तु की ऑब्जेक्ट से मिरर के बीच की डिस्टेंस है, दूरी है। तो इन तीनों में संबंध क्या है? f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो ये सभी दर्पण सूत्र हो गया। इस दर्पण सूत्र का डेरिवेशन नहीं करना है ना, डेरिवेशन नहीं करना, सिर्फ इसको याद रखेंगे। और एफ वी यू में से अगर दो दिए हुए हैं, तीसरा हम इस फार्मूले में रख के निकाल सकते हैं। और तीनों चूंकि दूरियां हैं, इसलिए तीनों का मात्रक क्या होगा? मीटर ही होगा। दूरी का मात्रक जो होता है वही होगा। ठीक है, ये हो गया हमें दर्पण सूत्र। अब इसके बाद हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, क्या है? आवर्धन। ठीक है, आवर्धन क्या होता है? यहाँ पे हम डिफिनेशन लिखे हुए हैं, बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है। जैसे यहाँ पे हम देख लें, इसी फार्मूले में या यहाँ बना लेते हैं समझने के लिए। ये मान लेते हैं वस्तु है और इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? नीचे बन रहा है। तो इस वस्तु की लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसको हम दर्शाते हैं O से। इसको हम किससे दर्शाते हैं? O, ऑब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, O से दर्शाएंगे। ठीक है, तो जो वस्तु की लंबाई है उसको O से दर्शाते हैं, और जो प्रतिबिंब की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये जो लंबाई है, इस लंबाई को हम दर्शाते हैं I से। ठीक है, इसको हम किससे दर्शाएंगे? I से। I फॉर होता है इमेज, इसलिए इसको हम किससे दर्शा रहे हैं? I से दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बना है उसकी लंबाई वह वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या करते हैं? आवर्धन कहते हैं। डेफिनेशन से क्लियर है। आवर्धन को दर्शाते हैं इस माध्यम से। आवर्धन क्या है? चूंकि यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को हम किससे दर्शा रहे हैं? यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई बटे अनुपात, अनुपात मीन्स बटे हर, और किसकी? वह वस्तु की लंबाई। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वस्तु की लंबाई। ठीक है, तो m बराबर क्या होगा? आवर्धन बराबर होगा प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या इसको हम सांकेतिक रूप में ऐसे लिख सकते हैं I बटे O। ठीक है, तो I क्या है? वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या है? वस्तु की लंबाई। तो वो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला भी याद रखना है। इसके बाद एक चीज और हम इसी में इंक्लूड कर देते हैं, मिला देते हैं कि M, I, O और V और U में भी एक संबंध होता है, उसको भी याद कर लें। वो भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। I बटे O बराबर माइनस V बटे U। ये तीनों में संबंध है। इसमें वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, इन सब में भी एक संबंध होता है। इस संबंध का भी प्रयोग करेंगे आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब आवर्धन में देखते हैं। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन की तीन स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है, तीन स्थितियां क्या? कि अगर m का मान 1 से बड़ा आ रहा है, m का मान आवर्धन हल करने पर 1 से बड़ा आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर m का मान 1 के बराबर है, अगर m का मान 1 से छोटा हो। ठीक है, तो इसमें हमें क्या इससे पता चलेगा? जैसे m हमें निकालना है, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई में वस्तु की लंबाई से भाग दे दिए, भाग देने पर उसका कुछ ना कुछ मान निकलेगा, है ना। अब वो मान देखकर हम बता सकते हैं कि वस्तु छोटा, प्रतिबिंब छोटा बना है या बड़ा बना है। ठीक है, तो देख लें यहाँ पे, अगर प्रतिबिंब बड़ा बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा, तो m का मान क्या आएगा? बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब बड़ा बढ़ेगा तो अंश क्या होगा? अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, तो हर छोटा होगा, अंश बड़ा होगा। इस स्थिति में m का मान क्या आएगा? 1 से बड़ा आएगा, है ना। तो जब 1 से बड़ा आएगा तो इस कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब क्या है? बड़ा बनेगा। अगर m लिखा है 1.05, 1.5, 1.5 इनका मान आया हुआ है, यानी 1 से बड़ा है, तो इस स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, अगर समान हो जाए
तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब क्या होगा, समान होगा। जो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब क्या होंगे, समान होंगे। अगर m का मान 1 से छोटा है तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। इससे हम याद रख सकते हैं, जैसा भी कोई दे दे कि किसी क्वेश्चन m बराबर 1.05, अब हमें पता करना है कि इसका प्रतिबिंब कैसा, इसका प्रतिबिंब का आकार क्या है। तो हम देख लेंगे m क्या है, 1 से बड़ा है, तो जब 1 से बड़ा है तो हम कहेंगे जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को समझने, जब न्यूमेरिकल लगता है क्वेश्चन को समझने में आसानी होती है। वस्तु से बड़ा होगा, बड़ा किसमें होता है, तो हमें याद रख सकते हैं अगर बड़ा प्रतिबिंब है तो वो दर्पण कैसा था, सिर्फ अवतल हो सकता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में कहीं वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा नहीं बना है। तो इस तरह से हम दर्पण का भी पता लगाते हैं, m को देखकर दर्पण का भी पता लगा लेते हैं, उसका चिन्ह देखकर भी पता लगाते हैं। वो चिन्ह जब प्रॉपर्टी बताएंगे तब उसमें समझ में आएगा कि इसका m प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, उसको चिन्ह देखकर भी हम पता लगा लेते हैं कौन सा दर्पण है। तो वो सब जब कंसेप्ट समझे रहेंगे तो उसको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये हो गया आवर्धन। आवर्धन की परिभाषा याद रखेंगे, किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अब इसको सांकेतिक रूप में दर्शा सकते हैं, m बराबर i बटे o, m बराबर i बटे o बराबर माइनस v बटे u। मतलब वस्तु i o u v में भी संबंध देखना हो तो इस संबंध से हम कैलकुलेट करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हो गए। अब तीसरा जो टॉपिक हम बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो चिन्ह संबंधी है। मतलब इसमें जो i है, i o v है, ये कब प्लस रखा जाएगा, इसका मान कब प्लस होगा, क्वेश्चन में लिखा नहीं रहता। क्वेश्चन जो दिया रहता है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देंगे उसमें प्लस माइनस करके लिखा नहीं रहेगा यूवी में। हमें उसका समझ कर, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके समझ कर हमें पता लगाना होता है कि क्वेश्चन में m का मान, v का मान प्लस रखें माइनस रखें, u का मान प्लस रखें कि माइनस रखें। इसी को पता लगाने के ही रूल को हम क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं चिन्ह परिपाटी क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको समझ पा रहे हैं तो इसका प्रयोग हम लेंस वाले में भी कर सकेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हम दोनों को देख कर बताएंगे। एक हम तल दर्पण बनाएंगे और एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ये है अवतल दर्पण। ठीक है, इसी में हम बनाते हैं एक उत्तल दर्पण। ठीक है, ये P, यहाँ पे F, यहाँ पे C। ठीक है, यहाँ पे P, यहाँ पे F, यहाँ पे C। तो चिन्ह परिपाटी के 4 रोल हैं। उन चारों रूल्स को हमें जानना बहुत ही जरूरी है, याद रखना है। इन्हीं चारों रूल्स का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि u, v, f ये तीनों कब धनात्मक होंगे, कब ऋणात्मक होंगे। ठीक है, मान लेते हैं वस्तु यहाँ पे रखी है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना हुआ है। कैसे बनेगा ये हम खींच कर नहीं दिखा रहे है ना, यहाँ पे भी हम करते हैं। मान लेते हैं वस्तु यहाँ पे रखी है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, किरण आरेख खींच कर देख लेंगे आप लोग कैसे बनता है। यहाँ पे किरण आरेख खींचना हम नहीं बता रहे हैं, सिर्फ क्या बता रहे हैं कि उसमें u, v, f जो है वो कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका रूल है चिन्ह परिपाटी का वो ये है कि सभी दूरियां पहला नियम है कि सभी प्रकाश की किरणें हमेशा बाईं तरफ से आपतित होंगी। ठीक है, प्रकाश की किरणें कहां से आपतित होंगी, पहला नियम, प्रकाश किरण कहां से, हमेशा बाईं तरफ से आपतित होंगी। याद रखेंगे, हमेशा कहां से आएगी, आपतित बाईं तरफ से। इसका मतलब क्या है, मतलब ये कि दर्पण जो वस्तु रखी जाएगी, ये वस्तु जो रखी जाएगी ये हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखी जाएगी। मतलब प्रकाश इधर से आएगी, प्रकाश इधर से आएगी। किसी भी कंडीशन में, कोई भी बुक में कोई भी क्वेश्चन देख ले, उसमें कोई प्रकाश यहाँ से नहीं गई है, प्रकाश यहाँ से नहीं गई है ना, दाएं तरफ से नहीं। सभी प्रकाश की किरणें कहाँ से आपतित होती है, बाएं से दाएं। ठीक है, तो इसकी अगर हम प्रकाश किरण की दिशा के बारे में बात करें, इसकी दिशा, तो इसकी दिशा क्या है,
बाएं से दाएं तरफ है ना। प्रकाश की दिशा, आपकी प्रकाश की दिशा क्या है, बाएं से दाएं है ना, लेफ्ट टू राइट। दूसरा जो इसका नियम है जो है वो क्या, सभी दूरियां कहां से नापी जाएंगी, वो हमेशा ध्रुव से नापी जाएंगी। सभी दूरियां कहां से, ध्रुव से नापी जाएगी। याद रखेंगे, सभी दूरियां कहां से नापी जाएगी, ध्रुव से। इसका मतलब क्या है, जैसा में ये जानते हैं यहां से यहां तक ये क्या कहलाएगा, U, यहां से यहां तक ये क्या कहलाएगा, V, ये फोकस है, फोकस से यहां तक ये क्या कहलाएगा, F। समझ आ रहा है। इसी तरह इसमें भी देखें, वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, U। प्रतिबिंब से इसके बीच की जो दूरी है इसको V, प्रतिबिंब से फोकस के बीच की दूरी को हम F। ठीक है, तो इसमें भी हम U V F दर्शा दिए, इसमें भी U V F दर्शा दिए, है ना। तो इसका मतलब ये है दूसरे नियम का कि सभी दूरियां कहां से नापे जाएंगे, ध्रुव से नापे जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे हमें U को नापना है तो चाहे इधर से नापे चाहे इधर से नापे, लंबाई में कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं, उसका जो आंकिक मान होगा वो वही रहेगा, लेकिन उसकी दिशा पे परिवर्तन हो जाएगा। कब, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नापना, यहाँ से इस तरफ चलेंगे तो जो U है इसकी दिशा क्या होगी, बाएं से दाएं। लेकिन अगर हम ध्रुव से नापते हैं, ध्रुव से नापेंगे मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमारी दिशा हम किस तरफ जाएंगे, दाएं से बाएं। ठीक है, तो इसी दिशा को पता लगाने के लिए सभी जो दूरियां हैं वो कहां से नापी जाएंगी, ध्रुव से नापी जाएंगी। ध्रुव से नापने पर देखें, यहाँ से स्टार्ट किए तो U क्या है, दाएं से बाएं, V क्या है, यहाँ से ध्रुव से स्टार्ट की यहाँ गए तो दाएं से बाएं, F देखो दाएं से बाएं, है ना। ये ध्रुव से नापने का मतलब तीनों क्या है, दाएं से बाएं। अब यहाँ पे देखो, अगर हम ध्रुव से नापते हैं तो U यहाँ से इधर गए तो दाएं से बाएं है दिशा इसकी। अगर हम V की बात करें, ध्रुव से स्टार्ट करेंगे तो V इस तरफ जा रहे हैं, तो ये देखो बदल गया, कहां से, बाएं से दाएं तरफ है। F भी कहाँ है, यहाँ है, तो ध्रुव से स्टार्ट करेंगे तो कहाँ जाएंगे, बाएं से दाएं। ठीक है, तो सारी दूरियां कहां से स्टार्ट करेंगे, ध्रुव से स्टार्ट करेंगे, ध्रुव से नापना हम शुरू करेंगे। ठीक है, तीसरा है कि अगर कोई मान कोई दूरी किस दिशा में, प्रकाश की दिशा में होगी, है ना, कोई दूरी प्रकाश की दिशा में होगी है तो वो क्या होगा, धनात्मक लिया जाएगा। याद रखेंगे, कोई दूरी अगर प्रकाश की दिशा में है तो वो धनात्मक, अगर विपरीत दिशा में है, प्रकाश के विपरीत दिशा में अगर है तो क्या लिया जाएगा, माइनस लिया जाएगा। ठीक है, कैसे देखें समझे। जैसे प्रकाश की दिशा हमेशा ये तो बदलने वाली नहीं, प्रकाश हमेशा कहाँ है, बाएं से दाएं, प्रकाश की दिशा हमेशा कहाँ होगी, बाएं से दाएं। अब हमें जैसे U पता लगाना है, U क्या होगा, प्लस के माइनस ये पता लगाना है, तो प्रकाश की दिशा कहाँ है, बाएं से दाएं। अब इस U को देखेंगे तो हम बताएं ध्रुव से स्टार्ट करेंगे, ध्रुव से हम कहाँ जा रहे हैं, वस्तु की तरफ, तो U किस में आया, U की दिशा क्या हो गई, दाएं से बाएं, जबकि प्रकाश की दिशा क्या है, बाएं से दाएं, तो दोनों विपरीत नहीं हो गई। U की दिशा क्या है, दाएं से बाएं, और प्रकाश की दिशा हमेशा क्या होती है, बाएं से दाएं, तो दोनों की दिशा क्या हो गई, विपरीत। जब विपरीत दिशा है तो इसलिए U का मान यहाँ पे हम किस में लेंगे, माइनस लिया जाएगा। U का मान क्या होगा, माइनस। वही चीज यहाँ पे रखे हैं कि अगर कोई प्रकाश की दिशा में है तो धनात्मक रहेगा, कोई दूरी प्रकाश की विपरीत दिशा में है तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसमें देख लेंगे, जैसे ये है क्या, V है ना, V यहाँ ध्रुव से स्टार्ट करना नापने के लिए, तो ध्रुव से हम किस तरफ जा रहे हैं, प्रतिबिंब की तरफ, ये प्रतिबिंब है, ध्रुव से प्रतिबिंब की तरफ जा रहे हैं, तो दिशा क्या हो गई, ध्रुव से प्रतिबिंब की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब बाएं से दाएं तरफ जा रहे हैं, और प्रकाश की दिशा क्या, बाएं से दाएं, तो दोनों सेम हो गया। V भी क्या, प्रकाश बाएं से दाएं, और इसका भी बाएं से दाएं, तो दोनों सेम होगा। तो उत्तल दर्पण में V क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में V क्या होगा, धनात्मक। अगर इसमें V की बात करें तो आप प्रकाश की दिशा क्या है, बाएं से दाएं, और इसमें जो
v क्या है, इसकी दूरी की अगर नापेंगे तो दूर से हम चलेंगे तो दाएं से कहां जाएंगे, बाएं, तो इसकी बाएं से दाएं, इसकी दाएं से बाएं, तो विपरीत हो गया। तो इसमें v क्या होगा, ऋणात्मक, याद रखेंगे दोनों भिन्न हो गया। यहाँ पे v किसमें आ रहा था, धनात्मक आ रहा था, उत्तल दर्पण में v धनात्मक आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अवतल दर्पण में v क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। तो ये कैसे हम पता लगाते हैं, ये जो साइन कन्वेंशन है इससे हम प्रयोग करके पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा नियम हो गया। अब चौथा लास्ट नियम, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, इसमें भी ये क्या है, मुख्य अक्ष है। अगर कोई दूरी मुख्य अक्ष के ऊपर होगी तो धनात्मक और नीचे होगी तो ऋणात्मक, सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ऊपर होगी तो धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे अगर देखेंगे तो वो क्या होगी, ऋणात्मक। इसको समझे क्या, ऐसे वस्तु रखी है, दूरी, ये वस्तु की दूरी है, लंबाई है, ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ है, तो इसलिए क्या होगी, धनात्मक। ये प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष से नीचे है, तो इसलिए क्या होगी, ऋणात्मक। यहाँ पे प्रतिबिंब देखे, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब को किससे दर्शाते हैं, आई से, तो इसमें प्रतिबिंब क्या होगा, धनात्मक, और इसमें प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, नीचे बन रहा है, इसलिए क्या होगा, प्रतिबिंब आई किससे दर्शाया जाएगा, ऋणात्मक दर्शाया जाएगा, ठीक है। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसे चार नियम का प्रयोग करके हमें पता लगाना है कि U V F I O कब धनात्मक कब ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो ये चिन्ह प्रॉपर्टी को बताए हैं, इससे समझेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कुछ चीजें बता दे रहे हैं जिससे डायरेक्ट हम पता लगा लेंगे कि क्या धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो जैसे भी हम यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं समझने के लिए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अवतल दर्पण और यहाँ पे तल दर्पण। इसमें हमें कुछ चीजें हमें दर्शानी है कि वो किसमें धनात्मक होगा, किसमें ऋणात्मक होगा। जैसे भी हम पहला ले लेते हैं F, यहाँ पे U, यहाँ पे V, ठीक है। पांचवें संकेत हम ले लेते हैं I, ठीक है, और छठे संकेत हम ले लेते हैं O। याद रखेंगे ये सब चीजें क्या हैं, F फोकस दूरी, U प्रतिबिंब वस्तु के दर्पण से बीच की दूरी, B क्या है, प्रतिबिंब से दर्पण के बीच की दूरी, I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, वो क्या है, वस्तु की लंबाई, ठीक है। तो ये हमें देखना है कि किसमें अवतल दर्पण में कौन धनात्मक होगा, कौन ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो मत याद रखो ये सब सारी चीजें, अगर समझने में दिक्कत हो रही तो ये सब भूल जाओ, मत याद रखो। एक चीज जो हम बता रहे हैं, डायरेक्टली बता रहे हैं, वो याद रखो, उससे आसानी से पता लगा लेंगे कौन धनात्मक कौन ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो याद रखो, सिर्फ दर्पण में बताएंगे, दर्पण के बारे में, ठीक है। तो अगर जो दूरी दर्पण के बाईं तरफ होगी वो ऋणात्मक, जो दाईं तरफ होगी वो धनात्मक, ठीक है, ये एक याद रखें। और दूसरा, जो दूरी मुख्य अक्ष के ऊपर वो धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे वो ऋणात्मक, ठीक है। जैसे कार्तीय तल पढ़े होंगे 9th में, कार्तीय तल में भी होता है ना, दो अक्ष y अक्ष काटते हैं तो बीच में क्या होता है, मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के ऊपर धनात्मक, मूल बिंदु के नीचे ऋणात्मक, मूल बिंदु के बाएं तरफ ऋणात्मक, दाएं तरफ धनात्मक। वही यहाँ पे भी याद रखें, उससे भी ये सब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी देखें हम कैसे। अवतल दर्पण का F, अवतल दर्पण ये है, इसका F, ये कहाँ है, ये फोकस दूरी कहाँ बना है, दर्पण के बाएं तरफ। जब बाएं तरफ है तो ये F क्या होगा, माइनस किया जाएगा, ठीक है। और उत्तल दर्पण का F देखो कहाँ पे है, ये दर्पण है, इसका F कहाँ पे है, दाएं तरफ है, तो ये क्या होगा, ठीक है। U हमेशा वस्तु कहाँ रखी जाती है, दर्पण के बाएं तरफ, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, हमेशा वस्तु कहाँ रखी गई है, बाएं तरफ। तो ये बाएं तरफ दोनों रखी गई है, तो दोनों क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। इसके बाद V देखें, V के बारे में जब बात करेंगे तो याद करना होगा हमें 6 स्थितियां, अवतल दर्पण की 6 स्थितियां, ठीक है। तो अवतल दर्पण में जो 6 स्थितियां थी उसमें देखोगे V यानी प्रतिबिंब, तो 5 स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के इधर ही बना था, बाईं तरफ बना था। लेकिन एक स्थिति जो छठी थी वो ध्रुव और P के बीच में जब रखी गई थी तो वहां पे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना था, आभासी और सीधा कहाँ बना था, दाहिनी तरफ बना था, ठीक है। तो अवतल दर्पण में 5 स्थिति अगर देखेंगे तो 5 स्थिति क्या होगी, ऋणात्मक होगी, 5 स्थिति 5 कंडीशन ऋणात्मक होगी, और जो छठी होगी उसमें वो क्या होगी, धनात्मक। वो धनात्मक कब होगी, तो याद रखेंगे कि जब P और F के बीच में जब वस्तु रखी रहेगी, है ना,
P और F के बीच में वस्तु अवतल दर्पण के P और F के बीच में वस्तु रखेगी रहेगी तो उस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, अवतल दर्पण में धनात्मक होगा। ठीक है। और V उत्तल दर्पण के बारे में बात करें तो उत्तल दर्पण में देखेंगे तो उत्तल दर्पण की दो स्थितियां थी, दोनों स्थिति में उसका जो प्रतिबिंब बना था वो दर्पण के दाहिनी तरफ ही बना था, तो इसलिए ये हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक ही रहेगा। ठीक है। I के बारे में अगर हम बात करें, I क्या, प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई भाई जो 5 स्थितियां थी यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई I के बारे में, कब धनात्मक होगी कब ऋणात्मक। तो यहाँ पे जो 5 स्थितियां थी वो दर्पण मुख्य अक्ष के नीचे थी, उल्टा थे। 5 स्थितियां थी उसमें प्रतिबिंब कैसे बना था, वास्तविक और उल्टा। जब उल्टा रहेगा तो उसका मान के लिए जाएगा माइनस। ठीक है। तो 5 स्थितियों में इसका क्या होगा, माइनस, और यही जो छठी स्थिति है इसी में क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि तब क्या बनता है, आभासी और सीधा। ठीक है। तो याद रख सकते हैं प्रतिबिंब के बारे में, I के बारे में कि अगर प्रतिबिंब आभासी और सीधा बन रहा है तो प्लस रहेगा, वास्तविक उल्टा होगा तो माइनस होगा। ठीक है। तो इसमें हमेशा कहाँ बना है, उत्तल दर्पण में वस्तु कहाँ बनता है, मुख्य अक्ष के ऊपर, क्योंकि आप उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है, इसलिए ये भी क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है। O के बारे में बात करें, यानी वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई ये, वस्तु की लंबाई ये। तो वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के कहाँ रखी जाती है, ऊपर ही रखी जाती है, मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है सभी कंडीशन में, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल है। तो दोनों मुख्य अक्ष के ऊपर होगा तो दोनों क्या लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा। ठीक है। तो इस टेबल से भी हम पता लगा सकते हैं, अगर आपको रटना नहीं है, बस 2 नियम ये जो बताया याद रखो कि अगर कोई भी दूरी चाहे U V F I हो, कुछ भी हो, कोई भी दूरी दर्पण के बाईं तरफ है तो ऋणात्मक, दाईं तरफ है तो धनात्मक। ठीक है। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर है तो धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे है तो ऋणात्मक। तो ये चिन्ह प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं आया तो 2 नंबर आप एग्जाम में मिस करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल जरूर होता है दर्पण सूत्र पे, जो दर्पण सूत्र भी हम बताए थे, दर्पण सूत्र पे एक क्वेश्चन जरूर होता है। तो वो क्वेश्चन हम तभी लगा पाएंगे, तभी हम याद रखेंगे कि कब U V कब धनात्मक होगा कब ऋणात्मक, जब ये पता कर पाएंगे तभी जाकर उस क्वेश्चन का हम आंसर बहुत सही से निकाल पाएंगे। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेकर अगर नोट करना चाहे नोट कर लें, और दर्पण फार्मूला याद कर लें, आवर्धन के बारे में बताएं आवर्धन याद कर लें, तो आसानी से चैप्टर को, कुछ चीजें इस चैप्टर में दर्पण द्वार का जो चैप्टर है, चैप्टर तो और बहुत बड़ा है, इसमें अपवर्तन भी है, उसको अभी नहीं, सिर्फ दर्पण में हमें कुछ चीजें और एक दिन और लगेगा उसको बताने में, कंप्लीट हो जाएगा दर्पण। आज इतना ही हम छोड़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट करके नोट कर लें। अगर समझने में अभी भी साइन कन्वेंशन को, चिन्ह प्रॉपर्टी को समझने में अभी भी कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, फिर से बता देंगे। ठीक है। तो नोट कर लें। थैंक यू।